नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स न्यूट्रिशन एंड फीडिंग पोषण एवं आहार में। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 40 है, खाद्य सुरक्षा और ग्लोबल न्यूट्रिशनल चैलेंजेस के लिए, वो मॉड्यूल नंबर 8 के अंडर में पोषण में जो अभी हमारे करंट जो चैलेंजेस हैं न्यूट्रिशन को लेके, उससे रिलेटेड हम टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फूड जो है, जो भी खाने के योग्य हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम फूड की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन ये जो फूड हम डेवलप कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सही से सेफली पूरी मात्रा में जितने लोग यहाँ पर हमारे वर्ल्ड में जो लोग भी रह रहे हैं उनके लिए वो पूरी तरह से पर्याप्त है या नहीं। तो बेसिकली जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है कि आपका जो भी फूड का एसेस है या जो अवेलेबिलिटी है वो सभी लोगों के लिए सही समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डिफाइन किया गया है फूड सिक्योरिटी by the World Food Summit in 1996, which means that all the people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary need and food preferences for an active and healthy life. जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी का कंसर्न इतना ज़्यादा क्यों है, तो पहला जो उसमें पॉइंट है वो कि जो हमारा जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसा कि अभी एक अगर एस्टिमेट देखें तो 1960 में हमारी जो पॉपुलेशन थी लगभग 3 बिलियन के आसपास थी, लेकिन ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अप टू 2050 इट विल बी इंक्रीज अप टू 9.3 बिलियन, जो कि आपका कह सकते हैं कि लगभग तिगुना वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी का। उसके अलावा जो हमारे जो लोग हैं उनका जो ईटिंग पैटर्न है या जो फूड बिहेवियर है, वो जो डाइट पैटर्न है, वो सारी भी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। उनके जो फूड प्रेफरेंसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। तो हम जैसे प्रोसेस फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और ये सब जो प्रोसेसिंग जो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं उन सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने फूड डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में। उसके अलावा जो जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो भी एक मेजर कंसर्न है अंडर द फूड सिक्योरिटी। आप कह सकते हो कि जैसे जो हमारा अभी ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी जैसे सब जगह लाइट का बहुत यूज़ हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि फोटो पोल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उससे क्या है कि जो एक प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा जो अगर हम रेंज की बात करें कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि फूड सिक्योरिटी किस लेवल पे है, मतलब मान लीजिए ठीक है फूड की कमी है, तो फिर भी कितनी मात्रा में कमी है। तो जो आपका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, यूएसडीए, उन्होंने 4 रेंजेस दी हुई है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि हाई फूड सिक्योरिटी मतलब जहाँ ऐसी कंट्रीज जहाँ पे कि फूड पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त न्यूट्रिशन के साथ उपलब्ध है। उसके अलावा आता है मार्जिनल फूड सिक्योरिटी, जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए जो मतलब आपके कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन है जहाँ तक खाद्य सुरक्षा या पूरे फूड को या न्यूट्रिशन को पहुँचाने में थोड़ी समस्या होती है। उसके अलावा आता है लो फूड सिक्योरिटी, जिसमें कि क्या है कि आपका फूड भी कम है और जो फूड में जो गुणवत्ता है, जो न्यूट्रिशन है उसका, वो भी बहुत कम है, और बहुत लोगों को हम बहुत अच्छे से भरपूर जो विकल्प हैं हमारे फूड के, उसको हम उपलब्ध नहीं करा पाते हैं अपने पॉपुलेशन को। और वेरी लो फूड सिक्योरिटी में आप कह सकते हो कि जिसके कारण से लोगों तक फूड भी नहीं पहुंच पा रहा है, और जो फूड पहुंच भी पा रहा है किसी प्रकार से, वो बहुत ही लो गुणवत्ता का है, या उसमें जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसका वो बहुत ही पुअर टाइप का है। जैसा कि अगर आप ये देख पा रहे होंगे, मैंने इसको एक ये डायग्राम है, नेट से लिया हुआ है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि आप हाई फूड सिक्योरिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको फूड को एसेस करने में, और जो उसका न्यूट्रिशन लेवल है फूड या न्यूट्रिशनल डाइट को मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्जिनल में कुछ इश्यूज़ हैं। जो लो फूड है उसमें कुछ थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि आप न्यूट्रिएंट रिच फूड नहीं पहुंचा पा रहे हो, या जो आपके न्यूट्रिएंट हैं वो बहुत फ्यू क्वांटिटी में है। और जो वेरी लो फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो बहुत ही लिटिल एसेस है फूड की, और स्पेशली जो क्वालिटी ऑफ जो हम अभी आजकल जो हम चेंजिंग ईटिंग बिहेवियर की बात कर रहे हैं, उसमें जो फूड चॉइसेस हैं वो उसके हिसाब से हम लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं फूड को विथ न्यूट्रिशनल क्वालिटी। अभी जैसे हम कंसेप्ट को समझना चाहें तो हाउस होल्ड लेवल पे कहें कि यदि किसी घर में सही से पर्याप्त भोजन की मात्रा नहीं है, और अगर पर्याप्त भोजन की मात्रा है भी तो वो न्यूट्रिशनली पुअर है, तो इस तरह की जो फूड सिक्योरिटी होगी इसको हम हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। दो कंसेप्ट है यहाँ पे, फूड इनसिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी, मतलब खाद्य असुरक्षा
और खाद्य सुरक्षा इंश्योर करता है कि सभी को एक समय पर पर्याप्त भोजन, पर्याप्त न्यूट्रिशन के साथ मिले। खाद्य असुरक्षा तब हो जाती है जब हम ये सारी चीज़ें करने में असमर्थ होते हैं। तो फूड इनसिक्योरिटी के केसेस में क्या है कि आप जो पर्याप्त भोजन की मात्रा है विथ जो आपका जो कह सकते हो कि जो भी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है उसको पूरी तरह से फूड में अगर आप नहीं दे पा रहे हो, लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो वो एक स्थिति को पैदा करती है जिसको कि हम फूड इनसिक्योरिटी बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड इन 2024। अब ये जो आपका ये SOFI है, ये आपको टाइम क्रिटिकल रिकमेंडेशन देता है फॉर मोर एफिशिएंट यूज ऑफ इनोवेटिव जो आपकी टेक्निक्स हैं या जो टूल्स हैं टू मेंटेन द फूड सिक्योरिटी एंड द न्यूट्रिशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। उसके अलावा जैसे कि अगर हम फूड सिक्योरिटी और ग्लोबल चैलेंजेस की अगर बात करें हैं तो इन दोनों को हम अलग अलग नहीं मान सकते हैं। जैसे कि अगर फूड है और न्यूट्रिशन नहीं है, या न्यूट्रिशन है फूड कम है, तो ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और ये दोनों ही चीज़ें जुड़कर एक जो स्थिति पैदा करती हैं उसमें आपको क्या होता है कि पॉपुलेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है, अगर है तो उनको एसेस नहीं है, या अगर एसेस भी है तो पूरी तरह से उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं मेजर जो चैलेंज है, इसकी वजह से जो एक माल न्यूट्रिशन जो एक मेजर आप कह सकते हो चैलेंज है, एक जो भी आपका जो SDG है जिसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक मोटिव बोलते हो, उसको अचीव कर पाने में आपको फिर समस्या आती है। उसके अलावा जो SOFI का जो भी रिपोर्ट आती है, ये जॉइंटली पब्लिश की गई है UN एजेंसीज, यूनिसेफ, WFP और WHO और IFID के कंबाइंड एफर्ट्स से। ये मैंने एक लिंक इसमें दिया हुआ है, आपको अगर SOFI की जो रिपोर्ट्स हैं, जो भी पब्लिश डॉक्यूमेंट है उसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करके पूरा डिटेल आप जान सकते हैं। उसके अलावा हम आ जाते हैं कि जब भी हम फूड सिक्योरिटी की जो बात कर रहे हैं उसके लिए मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उन्होंने अलग अलग बॉडीज़ के अंदर में जो भी गवर्नमेंटल या सेमी गवर्नमेंटल जो बॉडीज़ हैं उन्होंने एक मतलब अगर फूड सिक्योरिटी को अगर स्टडी करना है तो एक फूड सिस्टम प्रणाली या जो खाद्य प्रणाली की हम बात करते हैं उसका किया गया है डेवलपमेंट, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, उन सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा जो हमारे हेल्दी और सस्टेनेबल प्रोड्यूस फूड हैं जो पहले की अपेक्षा में अभी ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी जो भी हमारा गवर्नमेंटल जो अप्रोच है वो सब ज़्यादा कंसर्न है कि खाद्य सुरक्षा सभी तक पहुंच पाए, तो ये सारी चीज़ें अब बढ़ रही हैं अंडर द सिस्टम ऑफ फूड सिस्टम। उसके अलावा जो एक एस्टिमेट है FAO का, उन्होंने बताया कि जैसे कि 820 मिलियन पीपल जो हैं वो अभी भी हंगर से जूझ रहे हैं, 1.2 बिलियन ऑफ पीपल जो हैं आपके कुपोषण से पीड़ित हैं। उसी समय पे क्या है कि कुछ लोग तो माल नरिश्ड है, कुछ लोग ओवर नरिश्ड हैं। वहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि 2 मिलियन पीपल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। तो अब आप देख पा रहे हो कि ओवर न्यूट्रिशन की वजह से ओवरवेट या ओबेसिटी का जो प्रिवेलेंस है वो भी बहुत बढ़ गया है। तो माल न्यूट्रिशन एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही प्रिवेलिंग चैलेंज है टू अचीव द गोल ऑफ SDG। उसके अलावा जो फूड सिस्टम है हमारा बेसिकली 4 डायमेंशंस पे काम करता है, जैसा कि पहला है आपका फूड सिक्योरिटी, दूसरा है हेल्दी डाइट, तीसरा है फेयर डिवीजन ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर बोथ द प्रोड्यूसर एंड द फार्मर। उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबिलिटी है, उसकी जो अलग अलग क्रॉप है, जैसे क्या होता है कि हमारी कई बार डिपेंडेंसी हो जाती है किसी एक ही क्रॉप के ऊपर, तो उस चीज़ को हटा के हम मल्टीपल जो क्रॉप्स हैं उनको इंक्रीज करना, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना या उसको प्रोड्यूस करके सब तक अवेलेबल कराना, ये भी आता है मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी में। अब जैसे कि क्या कह सकते हैं कि जो जैसे कि आप सभी जान गए कि फूड सिक्योरिटी मतलब सफिशिएंट फूड विच विल बी अवेलेबल एंड एसेसिबल फॉर ऑल फॉर द फ्यूचर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। उसके अलावा जो हेल्दी डाइट है, हेल्दी डाइट का मतलब यह है कि एक स्वस्थ आहार का मतलब यह है कि हर एक फूड ग्रुप से आपको फूड इंक्लूड करना है, साथ के साथ उसमें जो भी आपके मेजर न्यूट्रिएंट हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट अलॉन्ग विद द वाटर कंपोनेंट, वो उसमें एक बैलेंस मात्रा में उपयुक्त होना चाहिए सभी के लिए, टू अवॉइड द कंडीशन ऑफ माल न्यूट्रिशन विच इज़ रिलेटेड विद द अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। उसके अलावा जो फेयर प्रैक्टिसेस हैं, जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, या जो कॉस्ट है, जो रेवेन्यू है, वो हमारे फार्मर्स के लिए और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं या जो इंडस्ट्री लेवल पे जो फूड प्रोसेसिंग या चेन में
जो फूड चेन है उसमें इन्वॉल्व है, उन सभी के लिए एक समान तरीके का एक राजस्व होना चाहिए, एक उचित विभाजन होना चाहिए, जैसे कि कोई भी ऐसा ना हो जाए कि फार्मर्स जो है बेचारे इतना मेहनत कर रहे हैं और उन्हें उतना रेवेन्यू उन्हें नहीं मिल पा रहा है और इसकी वजह से वो लैग कर रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि मेन प्रोड्यूसर जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है वो सब प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, जो भी फार्मर्स के द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली एक फेयर डिवीजन होना चाहिए रेवेन्यू और कॉस्ट। उसके अलावा जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत तेजी से, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, फ्लड की और बहुत सारी ऐसे ऐसे आपदाएं आ जाती हैं अचानक से, तो वो सब भी आपके जैसे फूड की जो अवेलेबिलिटी एक सर्टेन टाइम पे, जैसे अभी कोविड का फेज आया था तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, फूड सिक्योरिटी मतलब फूड इनसिक्योरिटी का लेवल जो है बहुत तेजी से बढ़ गया था। आप देख रहे होगे कि प्रोसेसिंग यूनिट बंद हो गई थी, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें फिर क्या करती हैं कि आपके जो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ जो कंट्री है उस पर भी इफेक्ट डालती हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो अकॉर्डिंग टू FAO है, इन्होंने 9 क्रॉप्स को बताया है कि हमारा जो ये जो 9 मेजर क्रॉप है ये बेसिकली हमारे 66% ऑफ टोटल फूड जो प्लेट है उसमें इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली इसके अलावा भी हम बायोडाइवर्सिटी को बढ़ा सकते हैं, जैसे हमारे माइनर मिलेट्स हैं उनके प्रोडक्शन को, जैसे इंडिया में माइनर मिलेट का पहले बहुत कंजम्पशन एंशिएंट टाइम में होता था, फिर धीरे धीरे गेहूं के आने के बाद से उसका कंजम्पशन कम हो गया, तो क्या हुआ कि वो अंडर यूटिलाइज्ड हो गया, जबकि वो न्यूट्रिशनली बहुत रिच हैं। आप थोड़ा सा प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट जैसे डिकॉर्टिकेशन, फर्मेंटेशन या जर्मिनेशन करा के ये जो आपके माइनर मिलेट्स है जो बहुत ही कम लागत में आसानी से बहुत ईल्ड के साथ प्रोड्यूस होते हैं, उनको आप अपने डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारी बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इन्हांस करने की बात की जा रही है फूड सिस्टम प्रणाली। उसके अलावा जो हमारा जो भी चैलेंजेस हैं, खाद्य सुरक्षा की जो भी चुनौतियां हैं, उसमें जो हमारे जो मेजर इश्यूज हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो है आपका पहला फूड इनसिक्योरिटी। मतलब खाद्य असुरक्षा, कृषि उत्पादन में प्रगति के बावजूद खाद्य असुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। उसके अलावा जो दूसरा है वो माल न्यूट्रिशन है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है कि फूड तो हम डेवलप कर पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम बहुत सारा गेहूं ही उगा लें, तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें फिर मिनरल्स मिल पाएंगे, आयरन नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करें, जैसे अगर मिलेट हम उगा रहे हैं तो मिलेट में हमें जो स्टार्च के साथ साथ कुछ जैसे आयरन है, आपका पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारे जो मिनरल्स हैं जो कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, वो सारे भी आपको मिल सकते हैं। तो बेसिकली जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो भी एक मेजर चैलेंज है आपके फूड सिक्योरिटी के अंडर में। उसके अलावा जो माल न्यूट्रिशन का एक जो मेजर इम्पैक्ट है ओवर न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से ओबेसिटी या जो लाइफस्टाइल डिजीजेस का जो एक कह सकते हैं प्राइम कॉज है कि ओवरवेट हुए नहीं कि आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस या डायबिटीज़, ये सारी जो है एसोसिएटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो इसका एक प्री रिक्विसाइड कॉज हो जाता है ये। उसके अलावा जो एक है वो अंडर न्यूट्रिशन है, जैसे कि आपके बहुत सारे बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, जो माएँ हैं, जो आपके प्रेग्नेंट वुमेन हैं या जो लैक्टेटिंग मदर हैं, उन सब का जो है अगर न्यूट्रिशनल लेवल बहुत कम है या अंडर नरिश्ड है, तो जो आगे की जो प्रोजेनी है या जो हमारी पॉपुलेशन आएगी वो भी अंडर नरिश्ड ही आएगी। उसके अलावा जो अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं है विथ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट कंटेंट, तो वो भी हमारी पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन पे इफेक्ट डालती है। ये जो ट्रिपल बर्डन का कॉज कर रहा है, एक ट्रिपल बर्डन एक टर्म दिया गया है माल न्यूट्रिशन की वजह से कि ये इनका जो अंतर संबंध है अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, इन तीनों का ही जो है कॉम्प्लेक्स नेचर है जो ओवरऑल जो पॉपुलेशन की हेल्थ है उस पर इफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है जो इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ है, मतलब ये जो माल न्यूट्रिशन है ओवरऑल इम्पैक्ट इंडिविजुअल के हेल्थ पे आपको इफेक्ट कर रहा है, और वही क्या कर रहा है कि एक लार्जर इम्पैक्ट, अगर हम लार्जर स्केल पे बात करें तो किसी देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर भी इफेक्ट डाल रहा है। नेक्स्ट है कि आप कैसे जो चैलेंज है उसको कैसे एड्रेस करेंगे। तो जो भी आपका ग्लोबल चैलेंज है, न्यूट्रिशनल चैलेंज है, उसके लिए हमें मल्टी फेसेट अप्रोच को लाने की ज़रूरत है, जिसमें कि हम फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें, हेल्दी डाइट्स को इम्प्रूव करें, और जो हमारे मेडिकल जो हेल्थ जो एरिया है उसको हम स्ट्रेंथन करें। जो हमारे हेल्थ एरिया है जहाँ से हमको मेडिकेशन मिल सकता है, जो फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हम उनको इन्हांस कर सकते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ों को जो कि माल न्यूट्रिशन की वजह से हमारे ऊपर एक जो बोझ की तरह है, उसको हम ये तीनों चीज़ें फॉलो करके आप हटा सकते हैं। उसके बाद अगर हम फूड इनसिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिटेड, अनसर्टेन
एक्सेस ऑफ एडिक्वेट फूड टू ऑल। मतलब ये क्या है कि आपका जो फूड है वो भी लिमिटेड है, और वो अगर प्रेजेंट भी है तो उसकी एसेसिबिलिटी सभी को नहीं है। मतलब या तो कुछ इनकम की वजह से हो सकता है, लो इनकम ग्रुप आर देयर, तो वहाँ पे क्या है कि फूड तो है लेकिन वो खरीद नहीं सकते हैं उसको। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारा चाहे लो इनकम ग्रुप है, हाई इनकम ग्रुप है या मीडियम इनकम ग्रुप है, उन सभी को फूड सभी को चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ चाहिए, प्रॉपर मात्रा में चाहिए। उसके अलावा जो भी आपके जैसे फूड इनसिक्योरिटी की वजह से जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है, आपके जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, या जो डायबिटीज़ है, या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या आप जो रिस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, तो वो भी उस पर भी ये इफेक्ट बहुत एक बड़ा कारण है जो इस तरह की चीज़ें कॉज करता है। खाद्य सुरक्षा के जो की एस्पेक्ट हैं अगर हम उनकी बात करें, तो पहला तो ये है कि जैसे लैक ऑफ एसेस है। दूसरा क्या है कि अनसर्टेनिटी है। मतलब जो है कि आप जो भी फूड अवेलेबिलिटी है वो आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे क्या है, स्ट्रेस है या एंजाइटी है, जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। उसके अलावा जो है इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, ये क्या कर रहा है, जो भी आपके डिजीज़ का जो प्रिवेलेंस है उसको इंक्रीज़ करने में जो है मेन जो एक पहलू है बढ़ा रहा है। उसके अलावा जो सीवियरिटी है, कि जितना ज़्यादा इनसिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया कि माइल्ड मॉडरेट आपका और या हाई फूड सिक्योरिटी है, तो अगर वेरी लो फूड सिक्योरिटी है तो वो जो सीवियरिटी ऑफ माल न्यूट्रिशन है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज प्रिवेलेंस है, या डिजीज ये कह सकते हैं कि प्रिवेलेंस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, इन तीनों ही चीज़ों को बहुत तेज़ी से, बहुत ही कह सकते हैं कि आप एक ग्रोइंग उसमें जो है इसको बढ़ाता है। और नेक्स्ट है जो कॉजेज़ हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो फूड इनसिक्योरिटी को इनसिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि पोवर्टी यानी गरीबी की बात करें हम, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, मतलब जो है सारे लोगों को एक तरह की इकोनॉमिक या फाइनेंशियल स्टेटस सबका नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे मान लीजिए कंट्री टू कंट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुई, वॉर हुआ, तो वो क्या हो गया कि आप मान लीजिए वाटर की सप्लाई बंद कर दी, या कुछ सर्टेन जो फूड प्रोडक्ट है उनकी सप्लाई बंद कर दी। उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है वो एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे हमारे इंडिया में जो है पूरी प्रोडक्शन जो है वो मानसून पे रिलेटेड है, तो मानसून में अगर ज़रा भी कुछ अल्टरेशन हुआ तो उसका प्रोडक्शन पे, जो ओवरऑल फूड प्रोडक्शन है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। और उसके अलावा जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो फार्मर तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे फर्टिलाइज़र हुआ, और भी जो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फार्मिंग टेक्निक्स आ रही हैं, उनसे वो अवेयर हैं या नहीं है। तो ये सारी ही चीज़ें एक कारण हो सकती हैं फूड इनसिक्योरिटी का। उसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम अभी चलाए जा रहे हैं फूड इनसिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए, जिसमें कि आपका सबसे जो मुख्य है वो है एसएनएपी है, सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोग्राम। उसके अलावा कई सारे फूड बैंक्स चलाए जा रहे हैं, और आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है हॉस्टन फूड बैंक का, जो कि एफिलिएटेड है अमेरिका से, जो उनको फीड करने में हेल्प कर रही है। तीसरा जो है वो है मील असिस्टेंस फॉर डिलीवरी, मील असिस्टेंस एंड डिलीवरी टू द एल्डर एडल्ट। ये जो एल्डर एडल्ट हैं, जैसे उनको मान लीजिए कुछ बुजुर्ग हैं जो आइसोलेशन में रह रहे हैं, घर परिवार से दूर रहे, उनके परिवार वालों ने इन्हें छोड़ दिया है, तो ऐसे लोगों को कैसे हम फूड प्रोवाइड कराएं एक प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ। तो इस तरह के जो ये हमने इसमें लिंक भी दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आसानी से उसका जो फुल डिटेल है वो आपको नेट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। आप देखते होंगे कि इंडिया में भी बहुत सारे आपके चाइल्ड न्यूट्रिशन के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे पुष्टाहार देना, और ये जो आपका मिड डे मील वगैरह है इंडिया में चलता है। तो बेसिकली जो आपके जो न्यूट्रिशन लेवल है, आपके जो ऐसे बच्चे जिनको घर पे हाउस होल्ड लेवल पे फूड इनसिक्योरिटी है, उन्हें घर पे पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, तो उनको स्कूल में जब वो आ रहे हैं तो उनको इस तरह का भोजन प्रोवाइड किया जाए, ताकि उनका जो ऐसे फूड जैसे दलिया वगैरह, जिसमें उसमें वेजिटेबल वगैरह डाल के, ताकि उनको जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जो उनको घर के फूड में नहीं मिल पा रहा है, वो उनको आसानी से मिल पाए। तो इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स है जो फूड इनसिक्योरिटी को सप्रेस करने के लिए चलाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो फूड सिक्योरिटी को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पे 10 जो फैक्टर्स, मेजर फैक्टर है, उनको यहाँ एनालिस्ट किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब ये जो बर्जिनोइंग आपकी जो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये अब इतना बढ़ती जा रही है, उतना तो हम प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे मीट आउट कर पाएंगे हर एक पर्सन की फूड डिमांड को। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है। दूसरा जो है गरीबी, मतलब हर एक व्यक्ति का इकोनॉमिक स्टेटस सेम नहीं है, जो गरीबी के कारण फूड होने के बाद भी कंट्री में आप हर किसी को, उनके पास एसेसिबिलिटी नहीं कि वो उसको खरीद के खा सके। तीसरा जो है वो जलवायु परिवर्तन है। उसके बाद है
पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी है, जैसे कि कभी आपकी जो आपकी गवर्नमेंट होती है उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं, उसकी वजह से भी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। उसके अलावा बहुत सारा खाना बर्बाद होता है, फूड वेस्ट जो है वो भी एक कारण है कि हर किसी को, जैसे कि मान लीजिए आप शादी ब्याह में गए, इतना सारा खाना बना, कितना सारा खाना आप खाते हो, कितना सारा आप प्लेट में फेंक देते हो। वहीं पे दूसरी तरफ से आप देखोगे जो लो इनकम ग्रुप के बच्चे हैं या जो लोग हैं, उनको खाना मिल ही नहीं पा रहा है। तो एक तरफ तो आप फेंक रहे हो खाना और दूसरी तरफ किसी को मिल नहीं पा रहा है। तो बेसिकली फूड इज़ फॉर ऑल, मतलब अगर हम इस धरती पर हैं तो हम सभी को भोजन मिलना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए और पर्याप्त न्यूट्रिशन के साथ मिलना, हम सभी उसके अधिकारी हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि आपका बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हर एक मनुष्य के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। उसके अलावा जो नेचुरल डिजास्टर, जैसे फ्लड है, ड्रॉट आ गया, तो ये सब जो कंडीशन है, या कोविड का जो पैंडेमिक आया, इसकी वजह से भी बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं उनकी वजह से भी फूड जो सिक्योरिटी उसको मेंटेन करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। उसके अलावा जो हमारा खाद्य वितरण नेटवर्क है, जो हम जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, मतलब जो आप मान लीजिए आपने प्रोड्यूस किया, फिर आपने प्रोसेस किया एंड देन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग लेवल पे, तो वो अगर सही नहीं रहेगा या उसमें एक कह सकते हो कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है या वो सही से फंक्शनिंग नहीं है, तो उसकी वजह से भी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में दिक्कत आती है। और जो लास्ट है, वो लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो माल न्यूट्रिशन है, कि मतलब अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो फूड, भले ही आप फूड दे रहे हो, न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हो, तो बहुत से लोगों में आपको अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती। अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी के जो 4 मेन पिलर्स हैं, तो पहला तो है कि हर किसी को, अगर हम बात कर रहे हैं कि हर किसी को सेफ और न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, तो अवेलेबिलिटी इज़ द फर्स्ट पिलर। उसके अलावा जो है, जिसकी जो 4 स्तंभ है जिस पे आपका फूड सिक्योरिटी खड़ा है, उसी पे काम कर रहा है, उसी पे उसकी सारी फंक्शनिंग है। तो पहला जो हो गया वो हो गया अवेलेबिलिटी, की सभी को अवेलेबल होना चाहिए फूड। दूसरा एसेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी का मतलब सभी को अगर फूड अवेलेबल है तो सभी के पास एसेस होनी चाहिए कि वो उसको ले सके। जैसे कि एक एग्जांपल जो आपको मिड डे मील का है, कि ठीक है उनको घर में वो खरीद के नहीं खा सकते, बट स्कूल में वो जाएंगे तो उन्हें वो फूड मिल जाएगा, तो उनको एसेस हो जाएगी न्यूट्रिशनल फूड खाने की। तो एसेसिबिलिटी ज़रूरी है। उसके अलावा जो, अगर मान लीजिए फूड अवेलेबल है, एसेस भी है, बट उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो, जैसे मान लीजिए आपने स्टोरेज वेयर हाउसेज में रखा और वहाँ पे पूरे चूहे खा जा रहे हैं या वो खराब हो जा रहा है, तो बेसिकली फूड बन भी रहा है, एसेसिबिलिटी है, बट वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है, ड्यू टू पुअर डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू पुअर फूड चेन प्रोसेसेस। तो अब क्या है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना भी, जितना आप फूड प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, वो सब तक पहुंचना चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। और लास्ट में आता है स्टेबिलिटी, मतलब एक स्टेबल, एक कंटिन्यूम बना रहना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने दे दिया लोगों को और कल आप फिर डेफिसिट हो गए। तो एक कंटिन्यूम या स्टेबिलिटी बनी होनी चाहिए। जब आप फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हो तो एक ऑप्टिमम लेवल पे जो भी आपकी पहुंच है या जो अवेलेबिलिटी है, उसको आपको हमेशा मेंटेन करना है फूड सिक्योरिटी के अंडर में। नेक्स्ट जो हमारी चैलेंजेस हैं कि जो एक ये हमने वापस से इसको क्लाइमेट चेंज और कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी और पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया है, कि ये भी एक मुख्य कारण है फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में, और जो हमारा जो सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड है उसको प्रोवाइड करने में सभी को, जो भी इस धरती पे या इस प्लेनेट पे रह रहे हैं। उसके अलावा जैसे फूड सिक्योरिटी को हमें क्या करना है कि इनसे निपटना है, जो ये जो चैलेंजेस हैं इनको हम कैसे ओवरकम करें। तो सबसे पहले तो हमारी जो गवर्नमेंट है या जो सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट जो एंटाइटीज़ हैं, उन सब को मिलकर, पॉलिसी मेकर्स को मिलकर एक पॉलिसीज़ को, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि एक ऑप्टिमम लेवल पे काम करे, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा हम कुछ इन्वेस्टमेंट करें फूड सिक्योरिटी के नाम पे, कि मान लीजिए आज हमारे पास सरप्लस अमाउंट में चीज़ें हैं, मान लीजिए कल को कुछ स्कैरसिटी हुई या कुछ ऐसा पैंडेमिक या ऐसा कुछ आया, तो उस समय पे हम चीज़ों को मेंटेन करने में समर्थ रहें। उसके अलावा जो कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैं, कि हम कुछ जो भी आइडेंटिफाई कर लें कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट करके कि ऐसी कम्युनिटीज़ जहाँ पे प्रॉपर फूड पहुँच नहीं पा रहा है या उन्हें एसेसिबिलिटी नहीं है, तो उन तक हम ये जो फूड सिक्योरिटी है उसको मेंटेन कराने में, वहाँ तक पहुँचने में उनको हेल्प करें। उसके अलावा जो हमारी हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, मतलब आप फूड वगैरह दे रहे हो, न्यूट्रिशन दे रहे हो, तो उनका जो लेवल है कि कैसे वो सही में न्यूट्रिशनल जो जो उनका लेवल है वो मेंटेन है कि नहीं है, एक प्रॉपर हेल्थ
केयर उन्हें मिल रही है कि नहीं है। तो जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, उसको भी इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है या उसको भी प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। उसके अलावा जो फूड सिक्योरिटी है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हमने कुछ एड्रेस किया है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं, जिसमें पहला है फूड वेस्ट और फूड लॉस, दोनों को हम मेंटेन करें। फूड वेस्ट का मतलब है कि फूड जो आपने बनाया और ख़राब कर दिया, मतलब जैसे या तो वो सड़ गया इनप्रॉपर स्टोरेज की वजह से, या आपको दिया गया तो आपने उसको फेंक दिया, या आपने प्रॉपर उसकी प्रोसेसिंग नहीं करी तो उसकी वजह से वो ख़राब हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें फूड वेस्ट में आती है। फूड लॉस का मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ फूड आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, और जितना एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन नहीं होगा वो उतना फूड लॉस की कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ वेयर हाउसेज हैं या जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, उन सबको जो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं फॉर द फार्मर्स एंड द प्रोड्यूसर्स, और जो भी हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब में सारी फेयर प्रैक्टिसेस हमें देनी चाहिए। उसके अलावा जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप है, मतलब हम अलग अलग ऐसे क्रॉप्स को भी उगाएं, हम खाली उन्हीं क्रॉप पे ना निहित रहें जो ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, हम ऐसे क्रॉप को भी उगाएं जो फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में या अपग्रेड करने में हेल्प करें। उसके अलावा जो हमारा ईल्ड है फूड क्रॉप्स का, उसको इंक्रीज करने के लिए जो नई टेक्निक्स है, नई फार्मिंग टेक्निक्स हैं, उनका यूज़ करके ईल्ड को भी बढ़ाएं। और उसके अलावा जो हमारे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जो हमारे पोल्यूशन लेवल हर जगह बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी डिग्रेड कर रही है, वाटर क्वालिटी उन सब को मैनेज करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं उनको थोड़ा बहुत वैश्विक स्तर पे संभालने की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो भी कुछ इनडायरेक्ट कॉज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, जैसे वॉर हो गई है ना, तो उसके भी इम्पैक्ट हैं, या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में किसी दो कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जैसा कि अभी रिसेंट में थोड़ा सा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में अभी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो ऐसा क्या होता है कि थोड़ा बहुत किसी न किसी कंट्री में किसी न किसी बात को लेकर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ फूड प्रोसेसेस, या जो कह सकते हैं जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसका जो आदान प्रदान है वो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो इन सब चीज़ों को हमें हटा के हम फूड सिक्योरिटी को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं मैंने दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करके जो भी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आपके डेटाज़ हैं एफएओ द्वारा प्रचारित, या जो भी अलग अलग एजेंसीज़ हैं, यूनिसेफ वगैरह जो उन्हें डेटा दे रहे हैं, उन सब का आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं फॉर डिटेल। धन्यवाद।